का कार्यपालिका और न्यायपालिका की कमियों को उजागर कर उनको एक सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करना। लेकिन हमारे देश के पत्रकार नेताओं यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को कुछ सुझाव देने के बजाय उनकी चमचागिरी, चाटुकारिता में लगे रहते हैं और उन लोगों से अन्यथा लाभ प्राप्त करते रहते हैं। कोई सत्ता का चाटुकार बना है तो कोई विपक्षी दलों का धन लेकर महिमा मंडन करता रहता है। ऐसे हालात में आपकी राजनीतिक पार्टी किस तरीके से जनमानस के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब होगी, जहां सब तरफ भ्रष्टाचार और अन्याय और अव्यवस्था का बोलबाला हो और लोग जो है ईमानदार व्यक्ति को पसंद करने के बजाय चोर, उचक्के, बेईमान, बाहुबली, धन बल वालों को ज्यादा सम्मानित महसूस करते हो या यूं कहें सम्मान देते हो, इस पर प्रकाश डालिए। पहली बात तो आपने बहुत अच्छी बात कही। आपके जनरल आकलन से मैं 200% सहमत हूं, तो उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अपने रिस्पॉन्स को दो भागों में बांटूंगा, क्योंकि आपने ब्यूरोक्रेट की बात कही है तो पहले ब्यूरोक्रेट के ऊपर बात करूंगा। हाँ, लेकिन मैं आपके जो रिमार्क है उससे 200% सहमत हूं। लेकिन आप आज की ब्यूरोक्रेट की बात कर रहे हो, ये वो ब्यूरोक्रेट है जब आप सत्ता में आ जाएंगे उस समय का ब्यूरोक्रेट। तो उस समय का ब्यूरोक्रेट कैसा होगा? कंडक्ट रूल बदल जाएगा। ठीक। तो कंडक्ट रूल क्या होगा ये समझने की जरूरत है। तो कंडक्ट रूल देशभक्ति का होगा। कंडक्ट रूल में ये लिखा होगा कि आप जो फाइल ऊपर भेजते हो, यदि उस पर गलत निर्णय नीचे आता है तो आपको तत्काल रिव्यू के लिए भेजना होगा, ठीक, पूरे डिटेल के साथ। और ये कंडक्ट रूल के तहत आपकी जिम्मेदारी होगी। आप महसूस कर रहे हैं इसके लिए नहीं है ये। यदि आपने रिव्यू के लिए नहीं लिखा तो मूल अपराध के आप सहभागीदार होंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि ऊपर वाले ने डिसीजन, मैंने तो ये लिखा था, उसने तो ये लिख दिया, तो भैया मैंने तो कुछ नहीं किया। आपने उसके डिसीजन को आगे बढ़ाया और इम्प्लीमेंट किया। आपने क्या लिखा फाइल पे ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने उस डिसीजन को रिव्यू नहीं किया। ये व्यवस्था हम कंडक्ट रूल में करें, ठीक, राइट। अब निर्णय तो किसी न किसी को लेना है, ये पंचायती राज तो हो नहीं सकता है। तो सीनियर ऑफिसर को निर्णय लेने के लिए हमें हक देना पड़ेगा, माहौल देना पड़ेगा और व्यवस्था देना होगी। तो जब जो है अधीनस्थ रिव्यू के लिए भेजेगा, और अज्यूम करिए कि ऊपर सराज नायल भाई बैठे हैं, मैथिली शरण गुप्त बैठे हुए हैं, और मैथिली शरण गुप्त एकदम बेहद ही दुष्ट आदमी है, ठीक है ना। तो वो कहेंगे ऐसी कम तैसी फाइनल डिसीजन तो मेरा ही चलने वाला है, तो हम उसको उनकी बातों को नजरअंदाज करके वी विल से आई स्टिक टू माई डिसीजन, राइट। फिर व्यवस्था ये होगी कि वंस आफ्टर रिव्यू आई स्टिक टू माई डिसीजन, देन यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू इम्प्लीमेंट इट, राइट। लेकिन उसके साथ ही कंडक्ट रूल में व्यवस्था होगी कि ऐसी सभी चीजें जो है वो एक अथॉरिटी के पास पहुंचेंगी, जिसको हम रिव्यू अथॉरिटी कहेंगे। और रिव्यू अथॉरिटी भी अपने चैम्बर में बैठ के कुछ नहीं करने वाली है, लाइव चर्चा होगी। संबंधित पार्टियां अपने घर बैठे ही वीडियो बेस्ड ट्रायल से जो है ना सम्मिलित होंगी। मतलब वो नोटिस देके अपने घर पे बुला के किसी को परेशान नहीं कर सकता है, लेकिन उसे इसी प्रक्रिया में गुजरना पड़ेगा। अब मैथिली शरण गुप्त का तो डिसीजन दुष्टतापूर्ण था, तो वो इस रिव्यू में फेल करेगा, ठीक। तो मैथिली शरण गुप्त को हर्जाना भी देना होगा, हो सकता है जेल भी जाना पड़े, हो सकता है नौकरी भी चली जाए। इन तीनों की व्यवस्था होगी। अब बताओ आपके दुष्ट ब्यूरोक्रेट, जैसे अभी मैं कह रहा था कि आप प्रधानमंत्री की शपथ लेकर भी दुष्टता नहीं कर पाएंगे, अब मैं बता रहा हूं इन बदले हुए कंडक्ट रूल में क्या ये दुष्टता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात है कि उनकी एसीआर जो है उस ना तो वरिष्ठ अधिकारी लिख रहा है और ना ही राजनेता लिख रहा है। और उनकी तनख्वाहें जो है, उनकी तनख्वाहें भी राज्य सरकार के या सरकार के खजाने से नहीं आ रही है। तो वो कहां से आएगी? आप जो काम करेंगे, जिसका काम करेंगे, उसके पर्सनल अकाउंट से आएगी। मतलब भारत सरकार के ऊपर मशीनरी का खर्चा लगभग 0 हो जाएगा, 1/4 तो हो ही जाएगा, ठीक है ना जी। आपको रेवेन्यू मिलने के पहले आपका आकलन होगा, तो पहले आपने कितनी इफिशिएंटली काम किया ये देखा जाएगा।
फिर आपकी उस समय वेशभूषा क्या है ये देखा जाएगा, आपका आचार व्यवहार क्या है ये भी देखा जाएगा। और इस वर्क कंपोनेंट के आधार पर एक कोफिशिएंट तैयार होगा। तो यदि आपको 1000 रुपए मिलना है, यदि वो कोफिशिएंट 0.8 आया तो आपको 1000 की जगह केवल 800 रुपए मिलेंगे। तो बचे हुए 200 रुपए कहाँ जाएंगे? ये आपके ही ट्रेनिंग खाते में चले जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको बदलने के लिए आपकी ट्रेनिंग की व्यवस्था है, सीधे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। यदि आप बदल सकते हो तो बदल लेंगे पहले आपको, ठीक है ना। अब जो है ये हर वर्क कंपोनेंट अल्टीमेटली आपने साल भर में जितने भी वर्क कंपोनेंट किए उनका क्यूमुलेटिव जो है ना असेसमेंट निकलेगा बाय एडिंग, राइट। तो वो जो वही आपकी एसीआर बन जाएगा। उसी के आधार पर आपको पोस्टिंग मिलेगी, उसी के आधार पे आपको पदोन्नति मिलेगी, उसी के आधार पे आपको बाकी इंसेंटिव मिलेंगे। तो बताओ अच्छे लोग जो है वो किसी से डरेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ना तो वो वरिष्ठ अधिकारियों से डरेंगे, ना राजनेताओं से डरेंगे। वो तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूं। भाई साहब आप मुझसे बड़े नहीं है, भाई साहब आप हमसे बड़े नहीं हैं जी। तो अब बताओ ये जो रिवाइज व्यवस्था के तहत ब्यूरोक्रेट से अब आपके पेट में दर्द है क्या? नहीं नहीं, सही रहेंगे आगे। अब आ जाते हैं जीतने के ऊपर। तो आप क्यों पहुंचा रहे हैं? देखिए आज की जो व्यवस्था है ये दुष्ट व्यवस्था है, ये धूप और घोर भयावह अंधकार को दर्शाती है। अभी हम और आप जैसे विद्वान लोग दिल्ली चलो, यहाँ पे करो, ये प्रदर्शन करो, प्रदर्शन करो, सब अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। अरे भाई इन अंधों के सामने जो कि जिनके कारण यह अव्यवस्था है वो आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे। और दे आर आर्म्ड विद द ब्रिटिशर्स की कानून से आर्म्ड है। जब चाहेंगे आपको इतना ठोकेंगे कि आपकी हड्डियां हिल जाएंगी। रामदेव बाबा जैसे आपको भी जो है महिलाओं की ड्रेस में भागना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना। तो जो अभी आप कर रहे हो, एक मिनट, हेलो जी, मुझे इस बात को कह लेने दो ना। अब आपके प्रश्न का जवाब तो आपके ही प्रश्न का जवाब दे रहा हूं मैं। ठीक। इसलिए आप जो है ना कुछ नहीं कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि भैया अपने लोगों तक की बात पहुंचाओ कि भैया ऐसा भारत मिल रहा है। पहले तो ये सोच लो कि भैया जो भारत मिल रहा है ऐसा, इसमें और कुछ जुड़वाना है क्या? तो पहला मौका तो आपको मिल रहा है कि यदि आपको जुड़वाना चाहते हो तो जो उस पर विचार करके यदि मान कर लिया जाएगा तो जुड़ जाएगा। पहली बात है। अब आपको ये हो गया कि हाँ ऐसा भारत हमें चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि भैया आपको हर सप्ताह शपथ लेना है। और उसमें शपथ कौन ले रहा है? अपने लोगों को जोड़कर। अपने लोग कौन हैं? अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन भी संगठनों से बचपन से लेकर आज तक आप जुड़े रहे हैं वो लोग आपके जो है अपने लोग हैं। उन्हें रोटेशन के आधार पर एक जगह इकट्ठा होना है, उनको संकल्प और शपथ लेना है, चर्चा करना है और पूछना है भैया ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। और इसके आधार पर जो है ना वो मेरिट लिस्ट बन रही है। तो आपके पास तो चीजें पहुंच गई हैं। आपके पास चीज पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई बताइए जी। यस और नो? यस। अब जनता तक पहुंचाने की बात तो खत्म हो गई। अब रही कि आज की व्यवस्था में लड़ेंगे तो लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं तो आप कैसे जीतेंगे? तो इस बात को हमने पहले भी दोहराया है, एक बार फिर से कह देते हैं कि आपके ऊपर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं कि आप किसी को ये भी नहीं कहेंगे कि आप उम्मीदवार हैं। तो वोट मांगने का तो बात ही खत्म हो गया। जब आपने नामांकन भर दिया है, आप विधिवत उम्मीदवार बन गए हैं और हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं कि आप किसी को ये भी नहीं कहोगे कि मैं उम्मीदवार हूं। किसी के दरवाजे पे वोट मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आप मुझसे पूछेंगे कि भैया हम जीतेंगे कैसे? तो इसके फिर भी दो भाग हैं। पहला, हमें चिंता हमारे उन गरीबों की है जिनके वोट खरीदते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त अपने ही गरीबों से कहेंगे यदि कोई राजनेता धोखे से भी आ जाए तो उसे लूटना है, ले लो जितना मिल रहा है। यदि आप जो है उससे नेगोशिएट कर सकते हो तो नेगोशिएट भी कर लो और ले लो। जब ले लोगे ना, लूट लोगे ना, उनके करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे ना, तब जो है ना हम आपसे कहेंगे कि आपका ये चंद्रगुप्त है, 5 मौलिक अधिकारों की आपने संकल्प लिया है, शपथ लिया है। अब जो है ना प्रभात फेरियां निकालो, जुलूस निकालो कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसका ईवीएम मशीन में जो है सरल क्रमांक इतने पे नाम है, ये इसका जो ना चुनाव चिन्ह है, मैं इसे संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो स्वराज साहिल जी, ये लोग करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और ये हार जाएंगे। आप जो है बिना जो है ना 5 पैसे खर्च किए
बिना किसी के दरवाजे पे जाए, बिना किसी को उम्मीदवार बताए, आप जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। जीत जाएंगे। तो अब समस्याएं आपकी और कुछ बची है, सब खत्म हो गई हैं? नहीं, अभी मेरे दिमाग में एक सवाल है। लेटेस्ट जो है एक कानून आया, गृह मंत्री अमित शाह साहब ने संसद में पेश किया है, वो जेपीसी को भी रिकमेंड हुआ है। उस कानून में ये है कि 30 दिन से ज्यादा 31 दिन तक अगर कोई पीएम या सीएम किसी केस में जेल में रहता है तो उसको ऑटोमेटिक रिजाइन माना जाएगा, उसको रिजाइन देना पड़ेगा 31वें दिन, नहीं तो उसको पदच्युत माना जाएगा। क्या ये कानून सही है? पहला सवाल। अब आप जवाब दीजिए तो फिर मैं एक दूसरा काउंटर क्वेश्चन करूंगा। बहुत सुंदर है। बस मैं ये कहूंगा कि इसके पहले थोड़ा सा और जोड़ दिया जाए कि जो आपराधिक चरित्र के लोग होंगे उन्हें टिकट लड़ने का ही अधिकार